एक गार्ड जेल के जूते की दुकान में आया जहां जिमी वैलेंटाइन मेहनत से ऊपरी हिस्से को सिल रहा था। उसे फ्रंट ऑफिस जाने के लिए कहा गया। वहां वार्डन ने जिमी को उसकी माफी सौंपी जिसे उस सुबह गवर्नर द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था। जिमी ने इसे थके हुए तरीके से लिया। उसने 4 साल की सजा में से लगभग 10 महीने बिताए थे। उसने उम्मीद की थी कि वह अधिकतम 3 महीने ही रहेगा। अब वैलेंटाइन, तुम सुबह बाहर जाओगे, खुद को मजबूत करो और एक आदमी बनो। तुम दिल से बुरे इंसान नहीं हो। ताले तोड़ना बंद करो और सही तरीके से जियो। क्यों? मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी कोई तिजोरी नहीं खोली। ओह नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो देखते हैं तुम स्प्रिंगफील्ड के काम पर कैसे भेजे गए थे। क्या यह इसलिए था कि आप किसी को अत्यधिक उच्च समाज में खतरे में डालने के डर से एक अलीबाई साबित नहीं करना चाहते थे, या यह बस एक निर्दयी पुरानी झूरी का मामला था जो आपके खिलाफ थी? आप निर्दोष पीड़ितों के साथ हमेशा एक या दूसरे में होते हैं। क्यों वार्डन? मैंने अपने जीवन में कभी स्प्रिंगफील्ड में नहीं रहा। उसे वापस ले जाओ क्रोनिन, और उसे बाहर जाने के कपड़े तैयार कर दो। सुबह 7 बजे उसे अनलॉक करें और उसे बुलपेन में आने दें। मेरी सलाह पर अच्छे से विचार करो वैलेंटाइन। अगली सुबह 7 बजे 15 मिनट पर जिमी वार्डन के बाहरी कार्यालय में खड़ा था। उसने एक दुष्टता से फिट होने वाले रेडीमेड कपड़ों का सूट और उन कठोर स्क्वीकी जूतों की एक जोड़ी पहनी हुई थी जो राज्य अपने रिहा किए गए अनिवार्य मेहमानों को प्रदान करता है। क्लर्क ने उसे एक रेलवे टिकट और $5 का नोट दिया जिसके साथ कानून ने उम्मीद की थी कि वह खुद को अच्छे नागरिक और समृद्धि में पुनर्वासित करेगा। वार्डन ने उसे एक सिगार दिया और हाथ मिलाया। वैलेंटाइन 9762 किताबों में दर्ज था। गवर्नर द्वारा माफ किया गया और श्री जेम्स वैलेंटाइन धूप में बाहर चले गए। पक्षियों के गीत, लहराते हरे पत्तों और फूलों की खुशबू की परवाह किए बिना जिमी वैलेंटाइन सीधे एक रेस्तरां की ओर बढ़ा। वहां उसने स्वतंत्रता की पहली मीठी खुशियों का अनुभव किया जो एक भुने हुए चिकन और एक बोतल सफेद शराब के रूप में थी। इसके बाद उसने एक सिगार लिया जो वार्डन द्वारा दिए गए सिगार से एक ग्रेड बेहतर था। वहां से वह आराम से रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ा। जिमी ने अपनी ट्रेन में चढ़ा। 3 घंटे बाद जिमी वैलेंटाइन लिटिल टाउन पहुंचा जो राज्य सीमा के पास है। वह माइक डोलन के कैफे गया और बार के पीछे अकेले खड़े माइक के साथ हाथ मिलाया। माफ करना, हम जल्दी नहीं आ सके जिमी, मेरे लड़के, लेकिन हमें स्प्रिंगफील्ड से उस विरोध का सामना करना पड़ा और गवर्नर लगभग रुक गया। क्या तुम ठीक हो? ठीक है। क्या मेरे पास चाबी है? उसने अपनी चाबी ली और ऊपर चला गया। पीछे के कमरे का दरवाजा खोलते हुए सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने छोड़ा था। वहां फर्श पर बेन प्राइस का कॉलर बटन अभी भी पड़ा था जो उस प्रसिद्ध जासूस की शर्ट के बैंड से तब फट गया था जब उन्होंने जिमी वैलेंटाइन को गिरफ्तार करने के लिए उसे काबू किया था। दीवार से एक फोल्डिंग बेड खींचते हुए जिमी ने दीवार में एक पैनल को पीछे खिसकाया और एक धूल से ढकी हुई सूटकेस खींच निकाली। उसने इसे खोला और पूर्व में सबसे अच्छे चोर के औजारों के सेट को प्यार से देखा। यह एक पूरा सेट था जो विशेष रूप से तापित स्टील से बना था जिसमें ड्रिल, पंच, ब्रेसेस और बिट्स के नवीनतम डिजाइन, जिमीज, क्लैंप और ऑगर शामिल थे। साथ ही 2 या 3 नवाचार जो जिमी वैलेंटाइन ने खुद आविष्कार किए थे जिन पर वह गर्व करता था। इन चीजों को बनाने में उसे $900 से अधिक खर्च करने पड़े, एक ऐसे स्थान पर जहां पेशे के लिए ऐसी चीजें बनाई जाती हैं। आधे घंटे में जिमी वैलेंटाइन नीचे गया और कैफे से होकर गुजरा। वह अब अच्छे और सही फिटिंग वाले कपड़ों में था और अपने धूल मिट्टी से साफ किए गए सूटकेस को हाथ में पकड़े हुए था। क्या कुछ चल रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं न्यूयॉर्क अमलगमेटेड शॉर्ट स्नैप बिस्किट क्रैकर और फ्रैजल्ड व्हीट कंपनी का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ।
इस बयान ने माइक को इस हद तक खुश किया कि जिमी को तुरंत एक सेल्टजर और दूध लेना पड़ा। उसने कभी भी हार्ड ड्रिंक्स का सेवन नहीं किया। जिमी वैलेंटाइन की रिहाई के तुरंत बाद जेफरसन सिटी में एक सुरक्षित चोरी का एक साफ सुथरा काम हुआ, जिससे $5,000 का नुकसान हुआ। नुकसान इतना बड़ा था कि यह मामले को बेन प्राइस के काम की श्रेणी में लाने के लिए पर्याप्त था। नोट्स की तुलना करने पर चोरी के तरीकों में एक रिमार्केबल समानता देखी गई। बेन प्राइस को यह कहते हुए सुना गया, यह जिम वैलेंटाइन का ऑटोग्राफ है। उस संयोजन नॉब को देखो, इसे गीले मौसम में मूली खींचने की तरह आसानी से खींचा जा सकता है। उसके पास वही क्लैंप हैं जो यह कर सकते हैं। और देखो उन टम्बलर्स को कितनी सफाई से काटा गया था। जिमी को केवल एक ही छेद ड्रिल करने की जरूरत होती है। हाँ, मैं श्री वैलेंटाइन को चाहता हूँ। वह अगली बार बिना किसी समय की कमी या दया की मूर्खता के अपने हिस्से को निभाएगा। बेन प्राइस को जिमी की आदतों के बारे में पता था। उसने ये आदतें स्प्रिंगफील्ड मामले पर काम करते समय सीखी थीं। लंबी कूद, तेज भागने, कोई संघीय सैनिक नहीं और अच्छे समाज का स्वाद। इन तरीकों ने श्री वैलेंटाइन को प्रतिशोध से सफलतापूर्वक बचने के लिए प्रसिद्ध बनने में मदद की है। यह बताया गया कि बेन प्राइस ने इल्यूसिव क्रैक्समैन का पीछा करना शुरू कर दिया है और अन्य लोग जिनके पास चोरी प्रूफ ताले थे, वे अधिक सहज महसूस करने लगे। एक दोपहर जिमी वैलेंटाइन और उसका सूटकेस एल्मोर में मेल हैक से बाहर निकले, जो एक छोटा सा शहर है जो रेलवे से 5 मील दूर आर्कनसास के ब्लैक जैक क्षेत्र में स्थित है। जिमी, जो कॉलेज से घर लौटे एक एथलेटिक युवा वरिष्ठ की तरह दिख रहा था, होटल की ओर बोर्ड की फुटपाथ पर चला गया। एक युवा महिला सड़क पार करती है, कोने पर उससे गुजरती है और एक दरवाजे में प्रवेश करती है जिसके ऊपर लिखा है एल्मोर बैंक। जिमी वैलेंटाइन ने उसकी आंखों में देखा। जो वह था उसे भूल गया और एक और आदमी बन गया। उसने अपनी आंखें नीची कर लीं और थोड़ी शर्माई। जिमी के जैसे युवा पुरुष एल्मोर में कम थे। जिमी ने एक लड़के को पकड़ा जो ऐसे घूम रहा था जैसे वह शेयरधारकों में से एक हो, और उससे शहर के बारे में सवाल पूछने लगा, बीच बीच में उसे 10 सेंट के सिक्के देते हुए। धीरे धीरे युवा महिला बाहर आई, जो सूटकेस के साथ युवा पुरुष के प्रति पूरी तरह से अनजान लग रही थी, और अपने रास्ते चली गई। क्या वह युवा महिला पॉली सिम्पसन नहीं है? वह एन्नाबेल एडम्स है। उसके पिता इस बैंक के मालिक हैं। एल्मोर आए, सोने की घड़ी है, एक बुलडॉग लेने और 10 पैसे हैं। जिमी प्लांटर के होटल गया, राल्फ डी स्पेंसर के रूप में पंजीकरण कराया और एक कमरा लिया। मैं व्यवसाय करने के लिए स्थान की तलाश में एल्मोर आया हूँ। अब शहर में जूते का व्यवसाय कैसा था? मैंने जूते के व्यवसाय के बारे में सोचा था। क्या वहाँ कोई अवसर था? क्लर्क राल्फ के कपड़ों और व्यवहार से प्रभावित था। वह खुद एल्मोर के पतले सोने से ढके युवाओं के लिए एक फैशन का उदाहरण था, लेकिन अब उसने अपनी कमियों को महसूस किया। राल्फ के 4 घोड़ों को बांधने के तरीके को समझने की कोशिश करते हुए उसने मित्रवत तरीके से जानकारी दी। हाँ, जूते के व्यवसाय में एक अच्छा अवसर होना चाहिए। वहाँ उस जगह पर कोई विशेष जूते की दुकान नहीं थी। सूखी वस्त्र और सामान्य दुकानों ने उनका प्रबंधन किया। सभी क्षेत्रों में व्यापार काफी अच्छा था। उम्मीद थी कि श्री राल्फ डी स्पेंसर एल्मोर में बसने का निर्णय लेंगे। उसे यह एक सुखद शहर लगेगा रहने के लिए, और लोग बहुत मिलनसार होंगे। श्री राल्फ डी स्पेंसर ने सोचा कि वह शहर में कुछ दिन रुकेंगे और स्थिति का अवलोकन करेंगे। नहीं, क्लर्क को लड़के को नहीं बुलाना चाहिए। वह अपना सूटकेस खुद उठाएगा। यह काफी भारी था। राल्फ डी स्पेंसर, जो जिमी वैलेंटाइन की राख से उभरा हुआ फीनिक्स है, जो अचानक और परिवर्तनकारी प्रेम के हमले की आग से छोड़ी गई राख है, एल्मोर में रहा और प्रॉस्पर किया। उसने एक जूते की दुकान खोली और व्यापार में अच्छा चलन प्राप्त किया। सामाजिक रूप से वह भी सफल था और उसने कई दोस्त बनाए और उसने अपने दिल की इच्छा को पूरा किया। उसने मिस एन्नाबेल एडम्स से मुलाकात की और उसकी आकर्षणों से और भी अधिक मोहित होता गया। 1 साल के अंत में श्री राल्फ डी स्पेंसर की स्थिति यह थी, उसने समुदाय का सम्मान प्राप्त कर लिया था। उसकी जूते की दुकान फल फूल रही थी और वह और एन्नाबेल शादी के लिए 2 सप्ताह में सगाई कर चुके थे। श्री एडम्स, एक सामान्य मेहनती ग्रामीण बैंकर, राल्फ डी स्पेंसर को मंजूरी देते हैं। एन्नाबेल की उनके प्रति गर्व लगभग उसकी स्नेह के बराबर है।
वह मिस्टर एडम्स के परिवार और एन्नाबेल की विवाहित बहन के परिवार में उतना ही सहज था जैसे कि वह पहले से ही एक सदस्य हो। एक दिन जिमी ने अपने कमरे में बैठकर यह पत्र लिखा जिसे उसने सेंट लुइस में अपने एक पुराने दोस्त के सुरक्षित पते पर भेज दिया। प्रिय पुराने दोस्त, मैं चाहता हूं कि तुम अगले बुधवार रात 9 बजे लिटिल रॉक में सुलिवन के स्थान पर रहो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए कुछ छोटे मामलों को निपटा दो और साथ ही मैं तुम्हें अपने औजारों का सेट उपहार में देना चाहता हूं। मुझे पता आप उन्हें पाकर खुश होंगे। आप $1000 में उस लॉट की नकल नहीं कर सकते। बिल्ली, मैंने साल पहले व्यवसाय छोड़ दी है। मेरे पास अच्छा स्टोर है। मैं जीवन यापन कर रहा हूँ और मैं 2 हफ्तों में धरती की सबसे बेहतरीन लड़की से शादी करने जा रहा हूँ। अब मैं किसी और आदमी के पैसे का $1 भी नहीं छूऊंगा, चाहे मुझे इसके लिए 1 मिलियन क्यों न मिले। जब मैं शादी कर लूंगा तो मैं सब कुछ बेचकर पश्चिम की ओर जाऊंगा, जहाँ मेरे खिलाफ पुराने कर्जों को उठाने का इतना खतरा नहीं होगा। मैं तुमसे कहता हूँ बिल्ली, वह एक फरिश्ता है। वह मुझ पर विश्वास करती है और मैं पूरी दुनिया के लिए एक और गलत काम नहीं करूंगा। सुल्ली के पास जरूर आना क्योंकि मुझे तुमसे मिलना है। मैं अपने साथ औजार लाऊंगा। तुम्हारा पुराना दोस्त जिमी। जिमी ने इस पत्र को लिखने के बाद सोमवार की रात बेन प्राइस ने एलमुड में किसी ध्यान के प्रवेश किया। वह अपने शांत तरीके से शहर में घूमता रहा जब तक कि उसे वह जानकारी नहीं मिल गई जो वह जानना चाहता था। स्पेंसर के जूते की दुकान के सामने स्थित दवा की दुकान से बेन प्राइस ने राल्फ की स्पेंसर को अच्छे से देखा। क्या तुम बैंक के मालिक की बेटी से शादी करने जा रहे हो जिमी? खैर, मुझे नहीं पता। अगली सुबह जिमी ने श्री एडम्स के यहाँ नाश्ता किया। वह लिटिल रॉक जा रहा था ताकि अपनी शादी का सूट ऑन ऑर्डर कर सके और एनाबेल के लिए कुछ अच्छा खरीद सके। पहला मौका होगा जब वह एल्मोर आने के बाद शहर से बाहर जा रहा था। अब उन आखिरी पेशेवर कामों को 1 साल से अधिक हो चुका था और उसने सोचा कि वह सुरक्षित रूप से बाहर निकल सकता है। नाश्ते के बाद एक बड़ा परिवार एक साथ शहर की ओर गया। श्री एडम्स, एनाबेल, जिमी और एनाबेल की शादीशुदा बहन अपनी 2 छोटी बेटियों के साथ, जिनकी उम्र 5 और 9 साल है, वे उस होटल के पास आए जहां जिमी अभी भी ठहरा हुआ था। राल्फ टी। स्पेंसर अपने कमरे की ओर दौड़ा और अपना सूटकेस ले आया। फिर वे बैंक की ओर बढ़े। जिमी की कार खड़ी थी और डोल्फ गिब्सन, जो उसे रेलवे स्टेशन पर ले जाने वाला था। सभी ऊंचे नक्काशीदार ओक रेलिंग के अंदर बैंकिंग कक्ष में गए। जिमी भी शामिल था क्योंकि श्री एडम्स का भविष्य का दामाद कहीं भी स्वागत था। कर्मचारी उस अच्छे दिखने वाले सहृदय युवा व्यक्ति से मिलकर खुश थे जो मिस एनाबेल से शादी करने वाला था। जिमी ने अपना सूटकेस नीचे रखा। एनाबेल, जिसका दिल खुशी और युवा उत्साह से भर रहा था, ने जिमी की टोपी पहनी और सूटकेस उठाया। अरे राल्फ, ये कितना भारी है। ऐसा लगता है जैसे ये सोने की ईंटों से भरा हुआ है। वहाँ बहुत सारे निकेल प्लेटेड जूते के हुक हैं। फिर मैं इसे वापस करने जा रहा हूँ। सोचा कि खुद ले जाकर एक्सप्रेस चार्ज बचा लूंगा। मैं बहुत ही किफायती हो रहा हूँ। एल्मोर बैंक ने अभी एक नया तिजोरी और सुरक्षित स्थान स्थापित किया था। श्री एडम्स इससे बहुत गर्वित थे और सभी से निरीक्षण कराने पर जोर दिया। तिजोरी छोटी थी, लेकिन इसमें एक नया पेटेंटेड दरवाजा था। यह एक ही हैंडल के साथ एक साथ फेंके गए 3 ठोस स्टील के बोल्टों से बंद होता था और इसमें एक टाइम लॉक था। श्री एडम्स ने इसके कार्यों को राल्फ डी स्पेंसर को मुस्कुराते हुए समझाया, जिन्होंने शिष्ट लेकिन बहुत बुद्धिमान रुचि नहीं दिखाई। 2 बच्चे, मे और अगाथा, चमकते धातु और मजेदार घड़ी और नॉब्स से बहुत खुश थे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस एक आदमी का इंतजार कर रहा हूँ जिसे मैं जानता हूँ। बुजुर्गों की नजर से बचते हुए मैंने खेल के मूड में अगाथा को तिजोरी में बंद कर दिया। उसने तब बोल्ट को बंद किया और संयोजन का नॉब घुमाया जैसे उसने श्री एडम्स को करते हुए देखा था। दरवाजा नहीं खोला जा सकता, घड़ी को नहीं वूंड किया गया है, न ही संयोजन सेट किया गया है। अगाथा की माँ फिर से हिस्टेरिकली चिल्लाई। शांत रहो, मैं एक पल के लिए चुप रहूंगा। अगाथा, मेरी बात सुनो। अगले सन्नाटे के दौरान वे बस अंधेरे तिजोरी में बच्चे की आतंक में पागल होकर चिल्लाने की हल्की आवाज सुन सकते थे। मेरी प्यारी जान,
अगाथा की माँ ने विलाप किया। वह डर से मर जाएगी। दरवाजा खोलो या इसे तोड़ दो। क्या तुम लोग कुछ नहीं कर सकते? लिटिल रॉक से नजदीक कोई ऐसा आदमी नहीं है जो उस दरवाजे को खोल सके, श्री एडम्स ने कांपती आवाज में कहा। हे भगवान, स्पेंसर, हम क्या करें? वह बच्ची, वह वहां लंबे समय तक नहीं रह सकती। वहां पर्याप्त हवा नहीं है और इसके अलावा वह डर से मरोड़ में चली जाएगी। अगाथा की माँ बेतहाशा तिजोरी के दरवाजे को पीट रही है। किसी ने पागलपन से डायनामाइट का सुझाव दिया। एनाबेल ने जिमी की ओर मुड़ते हुए कहा। उसकी बड़ी आंखें एंग्विश से भरी थीं, लेकिन अभी तक निराश नहीं हुई थीं। क्या तुम कुछ नहीं कर सकते? राल्फ, कोशिश करो। क्या तुम नहीं? राल्फ ने उसे एक अजीब नरम मुस्कान के साथ देखा और उसकी तेज आंखों में। एनाबेल, उसने कहा, मुझे वह गुलाब दो जो तुमने पहना हुआ है। क्या तुम दोगी? यह विश्वास करते हुए कि उसने उसे सही सुना, उसने अपने कपड़े के गले से कलिका को निकालकर उसके हाथ में रख दी। जिमी ने उसे अपनी जैकेट की जेब में डाल दिया, अपनी कोट उतार दी और अपनी शर्ट की आस्तीनें ऊपर खींच ली। उस क्रिया के साथ राल्फ डी स्पेंसर का निधन हो गया और जिमी वैलेंटाइन ने उसकी जगह ले ली। दरवाजे से सब दूर हो जाओ, उसने संक्षेप में आदेश दिया। उसने अपनी सूटकेस मेज पर रखी और उसे सपाट खोल दिया। उस समय से वह किसी और की उपस्थिति के प्रति बेहोश सा लग रहा था। उसने चमकदार अजीब उपकरणों को तेजी से और व्यवस्थित तरीके से बिछाया और हमेशा की तरह काम करते समय धीरे धीरे अपने लिए गुनगुनाते रहा। गहरी चुप्पी और अचलता में अन्य लोग उसे जादू के प्रभाव में जैसे देख रहे थे। 1 मिनट में जिमी का पालतू ड्रिल स्टील के दरवाजे में आसानी से काट रहा था। 10 मिनट में अपने ही चोर रिकॉर्ड को तोड़ते हुए उसने बोल्ट को पीछे फेंका और दरवाजा खोला। अगाथा, लगभग बेहोश लेकिन सुरक्षित, अपनी मां की बाहों में समा गई। राल्फ, नमस्ते बेन, आखिरकार तुम आ ही गए, है ना? चलो चलते हैं। मुझे नहीं पता कि अब इससे ज्यादा फर्क पड़ता है या नहीं। लगता है कि आप गलत हैं, श्री स्पेंसर। क्या मुझे लगता है कि मैं आपको पहचानता नहीं? आपकी कार आपका इंतजार कर रही है ना?